6 ज्ञात है लेकिन SiCl26 नहीं, क्यों? देखिए इसके दो कारण हैं, ठीक है, इसका दो कारण है, दो मुख्य इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। तो कौन कौन देखिएगा ध्यान से। पहला, Cl की अपेक्षा F का आकार छोटा होता है, ठीक है। जय हिंद दोस्तों, तो क्या हाल है, आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और आप सब अपने अपने एग्ज़ाम की तैयारी में लगे होंगे। तो जैसा कि दोस्तों आप सब ने पिछली वीडियो देखी थी, हमारी फिजिक्स की एक वीडियो थी जिसमें कि हमने 50 क्वेश्चंस को ऐसे कवर अप कराया था। अभी हम लोग देखेंगे केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट शॉर्ट टाइप क्वेश्चन जो कि पार्ट 3 होगा 2023 बोर्ड एग्जाम्स के लिए। उसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट 50 क्वेश्चन को देखेंगे। जून मंथ का ये सेक्शन ए से लेकर के डी तक का जो वीडियो चल रहा था उसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस को अभी हम लोग कवर अप करने वाले हैं। तो आप लोगों से वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, ठीक है। टोटल 50 क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे और इसका PDF भी साथ ही साथ में दे दिया जाएगा 2023 बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए। तो आप लोग इसका PDF ले लीजिएगा। चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। पहले मेरा जो है टूल है वो उसको एडजस्ट कर लिया जाए और आप लोग ध्यान देना, वीडियो पर आ चुके हो तो बस पूरा देखना। पहले क्वेश्चन से कर रहे शुरुआत, जो आपका चैप्टर है उसका। चलिए आते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ, पार्ट 3। ध्यान से देखिएगा पहला क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 1 उत्तर भी के साथ देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पर, इलेक्ट्रोड विभव के लिए नष्ट समीकरण लिखे। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोड विभव के लिए नष्ट समीकरण, ठीक है। एक VBI क्वेश्चन है, 2 नंबर और 5 नंबर में पूछता है। तो चलिए, एकल इलेक्ट्रोड या उद्र सेल का विभव सेल में आयन के सामंद्र पर निर्भर करता है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं। इस संबंध में नष्ट ने एक समीकरण प्रस्तुत किया जिसे नष्ट का समीकरण कहते हैं। नष्ट का समीकरण निम्न प्रकार से लिखा जाता है, देखिए अंश समीकरण E डॉट -2.303 RT/NF लॉग के, ठीक है। आप सभी का मान यहाँ देख लीजिए, जहाँ पर कैपिटल E जो कि हमारा इलेक्ट्रोड विभव है, E डॉट हमारा इलेक्ट्रोड का मानक है, मानक विभव है, R हमारा गैस स्थिरांक है, T हमारा केल्विन है जो कि टेम्परेचर है, N हमारा आयन की संयोजकता है, F हमारा फ्राडे है, K हमारा अर्ध सेल का अभिक्रिया का साम्य स्थिरांक है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। फ्राइडलिक अधिवेशन समीकरण के स्थिरांक K और N की गणना कैसे करेंगे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एक VBI क्वेश्चन है, याद रखिएगा VBI क्वेश्चन है। तो चलिए आंसर क्या कहता है। फ्राइडलिक अधिशोषण समीकरण के अनुसार x/m बराबर KPL/n होता है, ठीक है। दोनों और लॉरिथियम लेने पर log x/m बराबर log K + 1/n हो जाएगा, ठीक है, और इंटू log P हो जाएगा। तो आगे कहता है log x/m और log P के बीच ग्राफ खींचने पर एक सरल रेखा प्राप्त होती है। इस रेखा को हम लोग slog 1/n तथा y अक्ष पर इंटरसेप्ट log K के मान को बतलाता है, ठीक है, ये हम लोग को पता है। अतः स्लोप और इंटरसेप्ट के मान से K और N के मान की गणना की जा सकती है। समझ गए। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, ठीक है। कहता है निम्न में किस प्रकार का कोलाइडी विलयन बनता है? कोलाइडी विलयन बनता है, निम्न में किस प्रकार का कोलाइडी विलयन बनता है? पहला जो है, गंधक के वाष्प को ठंडे जल में प्रवाहित किया जाता है, तब क्या बनता है? अंडे की सफ़ेदी को जल के साथ मिलाया जाता है, तब क्या बनता है? साबुन का विलयन। तो ये तीनों का। तो पहला देख लीजिए, मैक्रोमोलिकुलर, क्योंकि गंधक के संगुनिति होकर कोलाइडी विलयन बनाते हैं, ठीक है। दूसरा भी मैक्रोमोलिक्यूलर बनता है, क्यों? क्योंकि अंडे की सफ़ेद में उपस्थित प्रोटीन मैक्रोमोलिक्यूल होते हैं जो जल में विलय होते हैं। तीसरा एसोसिएटेड होता है, क्यों? क्योंकि साबुन के RCOO आयन संगुनिति होकर मिसलेज बनाते हैं। कोई दिक्कत? चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 के तरफ मेरे प्यारे दोस्तों। कहता है फेर उत्प्लावन विधि, 4th फ्लोटेशन प्रोसेस का सिद्धांत लिखे और इस विधि से किस प्रकार के अयस्क का सांद्रण किया जा सकता है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्त। 4th फ्लोटेशन मेथड बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, आप देख लेना उठाकर। तो कहता है, ध्यान से देखिएगा, यह विधि इस सिद्धांत पर आधारित है कि सल्फाइड अयस्क के कण पानी की अपेक्षा तेल के द्वारा अधिक भीगते हैं, जबकि अधार्थी यानी कि गैंग के कण तेल की अपेक्षा पानी से अधिक भीगते हैं। अतः जब तेल
मिश्रित पानी में अयस्क के चूर्ण को डालकर उसमें हवा का झोंका प्रवाहित किया जाता है तो अयस्क के कण फेन के साथ ऊपर चले आते हैं, जबकि आधार्थी यानी कि गैंग कण के पानी के साथ नीचे ही रह जाते हैं। इस विधि से सल्फाइड अयस्क जैसे PbS, जिंक ब्लेंड, ZnS, कॉपर पाइराइड, CuFe2 आदि का सामांद्र किया जाता है। चलिए क्वेश्चन आते हैं 5 की तरफ। निक्षालन क्या होता है, यानी कि निक्षालन क्या होता है, निक्षालन के द्वारा कौन सा अयस्क सांद्रित किया जाता है। तो निक्षालन हमारा एक प्रक्रिया है, यानी कि लीचिंग हमारा एक प्रक्रिया है जिसमें किसी खास अयस्क को विशेष रूप से चुने हुए उपयुक्त विलायक, क्षार या किसी दूसरे अभिक्रमक में घुलाया जाता है। विलायक में केवल अयस्क घुलता है, अशुद्धियाँ नहीं। उदाहरण, बॉक्साइड अयस्क के चूर्ण को NaOH के सामंद्र विलयन के साथ निक्षालित करने पर Al2O3 घुलाकर सोडियम एल्यूमिनेट बनता है। अशुद्धियाँ बिना घुले ही अवशिष्ट के रूप में रह जाती हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। SiF26 ज्ञात है लेकिन SiCl26 नहीं, क्यों? देखिए इसके दो कारण हैं, ठीक है, इसका दो कारण है, दो मुख्य इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। तो कौन कौन देखिएगा ध्यान से। पहला, Cl की अपेक्षा F का आकार छोटा होता है, ठीक है। Cl जो होता है ना वो F की तुलना में थोड़ा सा छोटा होता है, इसीलिए SiF2 सिलिकॉन जो है वो स्टेरिक रिपल्सन क्रिएट करता है, कम क्रिएट करता है SiCl2 के अपेक्षा में। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट, SiCl की तुलना में SiF बंध छोटा होता है, क्यों? बॉन्ड छोटा और क्यों? तो ऐसा इसलिए होता है, F इलेक्ट्रॉन की निर्जन जोड़ी का इंट्रैक्शन Si के साथ अधिक होता है। कोई दिक्कत? चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 7 की तरफ। नाइट्रोजन अणु के अत्यंत क्रम क्रियाशील होने का कारण लिखिए। बहुत ज़्यादा जो नाइट्रोजन जो अट्रैक्टिव होता है, रिएक्टिव होता है, उसका कारण लिखिए। नाइट्रोजन अणु के अत्यंत परमाणु के बीच त्रिबंध N डबल बॉन्ड N होता है, इसलिए N2 का बंध यानी कि बॉन्ड नियोजन ऊर्जा, बॉन्ड डिसोसिएशन अधिक होता है, अतः नाइट्रोजन बहुत ही कम क्रियाशील होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। हाइड्रोजन की अपेक्षा इंटर हाइड्रोजन अधिक क्रियाशील होता है, क्यों? ये MBBI है, ये MBBI है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, इसको जरूर रट्टा मारेंगे। तो इसका भी कारण होता है, इसका कारण होता है इंटर हाइड्रोजन में AX यानी कि AX बंधन हाइड्रोजन X2 के X बंधन की अपेक्षा निर्बल होता है, ठीक है, क्योंकि असमान परमाणुओं के ऑर्बिटलों के बीच होने वाला अतिव्यापाम समान परमाणु के ऑर्बिटलों के बीच होने वाले अतिव्यापन की तुलना में क्रम प्रभावी होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आप क्वेश्चन बैंक क्वेश्चन पेपर कुछ भी उठा के देखो उसमें ये क्वेश्चन मिलेगा। H2SO4 की अपेक्षा परक्लोरिक अम्ल अधिक शक्तिशाली होता है, क्यों? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दे रहा हूँ। परक्लोरिक अम्ल HClO4 में क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या 7 होती है, जबकि H2SO4 की ऑक्सीकरण संख्या 6 होती है, अतः HClO4 और ClO3 भाग OH बॉन्ड को सक्रिएट करते हैं, इसीलिए H2SO4 की अपेक्षा अधिक सरलता से तोड़कर प्रोटॉन मुक्त करता है, इसीलिए हमारा HClO4 आपका अधिक शक्तिशाली होता है। कोई दिक्कत? चलिए क्वेश्चन नंबर 10 जो कि लास्ट क्वेश्चन होगा इस वीडियो का। संक्रमण तत्वों के तीसरे और चौथे श्रेणी के तत्वों के गुणों में समानता क्यों पाई जाती है? चलिए ऐसा इसलिए होता है, ध्यान से देखिएगा। तीसरे श्रेणी में लैंथनाम के बाद लैंथेनाइट संकुचन होती है, याद रखिएगा, तीसरे श्रेणी में लैंथनाम के बाद लैंथेनाइट की संकुचन होती है, जिसके फलस्वरूप तीसरा और चौथा श्रेणी के संगत तत्वों के आकार लगभग समान रहते हैं। यही कारण है कि संक्रमण तत्वों के तीसरे और चौथे श्रेणी के तत्वों के गुणों में समानता पाई जाती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपके स्क्रीन पर है, कहता है क्वेश्चन नंबर 11, ध्यान से देखिएगा। TiH2O6 का पावर 3+, ठीक है, रंगीन होता है, कलर रंगीन होता है, जबकि AcH2O6 का पावर 3+ रंगीन नहीं होता। यहाँ पर आपका नहीं छूट गया, ठीक है, तो आंसर इसका देना है, क्यों? तो देखिए ऐसा इसलिए होता है कि Ti3 यानी कि आयन में 3+ में एक 3D इलेक्ट्रॉन होता है जो ऊर्जा का आश्वेशन कर T2G से Eg में जाता है, इसीलिए TiH2O6 रंगीन होता है, जबकि
3+ आयन के डी ऑर्बिटल में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, इसीलिए यह रंगीन नहीं होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 की तरफ। कहता है CuCl4 2- का अस्तित्व है लेकिन CuL4 2- का नहीं है। ठीक है, ध्यान से देखिए, कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ CuCl4 है, इसमें सिर्फ Cul4 है, इसमें CuCl4 है, याद रखिएगा। चलिए, कहता है इसका कारण यह है कि Cl की तुलना में L का आकार बहुत बड़ा होता है, इसलिए कॉपर इस स्थिति में नहीं होता कि वह 4 बड़े परमाणु को संभाल सके, अतः CuL4 2+ आयन का अस्तित्व नहीं होता है। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 की तरफ, 13 की तरफ। कहता है निम्नलिखित जटिल यौगिकों का IUPAC नेम। देखो, ये मैंने सिर्फ क्वेश्चन दिखाने के लिए मैंने इसको इंक्लूड किया है। जो क्वेश्चन नंबर 13 है ना, जो क्वेश्चन नंबर 13 है, इसको मैंने सिर्फ और सिर्फ दिखाने के लिए इंक्लूड कर लिया है। इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13 को सिर्फ और सिर्फ दिखाने के लिए मैंने इसको इंक्लूड कर लिया है। जो IUPAC नेम है ना, इसका एक स्पेशल वीडियो आएगा IUPAC नेम का। जितना भी IUPAC नेम का होगा, सारे के एक IUPAC नेम का एक स्पेशल वीडियो आएगा, उसके लिए आप लोग निश्चिंत रहें। 50 IUPAC नेम वाले क्वेश्चंस आएंगे, वो कराएंगे, इसलिए 13 क्वेश्चन नंबर आपका स्पेशल है, उसके लिए टाइम लगेगा। चलिए क्वेश्चन आते हैं हम लोग अब 14 की तरफ। कहता है 0 एवं M डाइक्लोरोबेंजीन की अपेक्षा p डाइक्लोरोबेंजीन का द्रवणांक अधिक और विलयता कम क्यों होता है। तो चलिए कहते हैं p डाइक्लोरोबेंजीन एवं 0 एवं समानवी से अधिक सममित है, जिसके क्रिस्टल लैटिस में यह सघन रूप से व्यवस्थित होता है, अतः इसमें शेष दोनों समायति की तुलना में अंतर अनुक आकर्षण का बल अधिक होता है। पदार्थ के घुलने या पिघलने के समय क्रिस्टल लैटिस टूटता है, इसलिए p समायावती के घुलने पर पिघलने के समय अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह कारण है कि p समायावती का द्रव्यांक 0 एवं m समायावती की अपेक्षा अधिक और विलयता कम होती है। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। इसमें भी वही है, निम्न यौगिकों के IUPAC नेम लिखे। इसका भी आपका बेहतरीन क्वेश्चन है और इस पर भी आपको ढेरों क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा। बहरहाल इसमें बस ये 6 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन का यहाँ पर आपका दिया हुआ IUPAC नेम यहाँ पर। तो चलिए इसको देख लीजिए, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। CH3CHCl CHBr CH3 2 ब्रोमो 3 क्लोरोब्यूटेन। ठीक है, इसी तरीके से सारे के यहाँ पर IUPAC नेम दिए हुए हैं। 6 का आप इसको जरूर से जरूर देख लेंगे जब PDF आप इसका ले लोगे। क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 की तरफ। निम्न यौगिक से एक आयोडोब्यूटेन बनाने के लिए समीकरण लिखे। 1 ब्यूटेनॉल 1 क्लोरोब्यूटेन ब्यूट 1 इन। ठीक है, इससे आपको बनाना है तो सारे से ब्यूटेनॉल से आपका यहाँ पर CH3CH2.CH2.CH2OH+HI। जब हीट इसको करेंगे तो CH3CH2.CH2 में ये टूट जाएगा। ठीक है, दूसरा है आपका नीचे दिया हुआ है 1 क्लोरोब्यूटेन से। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 1 क्लोरोब्यूटेन से ब्यूट 1 इन से भी यहाँ पर आपका बना हुआ है। ये सारे क्वेश्चन आप जरूर से जरूर ऐसे करेंगे। और हाँ, एक बात और, इसमें से आपका ये ऑप्शन में आता है। जो 13 नंबर क्वेश्चन था और 16 नंबर, ये सारे ऑप्शन में आते हैं, तो दोनों में से कोई एक आता है। चलिए 17 नंबर, अल्कोहल और Kl के बीच होने वाली प्रतिक्रिया में H2SO4 का उपयोग नहीं किया जाता है, ऐसा क्यों। तो देखिए, ऐसा इसलिए होता है ना, ध्यान से देखिएगा। अल्कोहल से एल्काइल बनाने में Kl के साथ H2SO4 का उपयोग नहीं किया जा सकता है, क्योंकि H2SO4 Kl को HI में बदल देता है। ठीक है, Kl को HI में बदलता है और फिर उसे आयोडीन में ऑक्सीकृत कर देता है, इसीलिए हम लोग ऐसे इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो आंसर आप इसका समीकरण देख सकते हो। Kl प्लस H2SO4 को अगर हम लोग मिलाते हैं तो KHSO4 प्लस HI को ऐसे बनाता है। 2HI प्लस H2SO4 I2 प्लस 2H2SO प्लस SO2 में ये कन्वर्ट कर देता है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। प्रोपेन के विभिन्न डाइहैलोजन व्युत्पन्न का संरचना सूत्र लिखे प्रोपेन के। ठीक है, प्रोपेन के, तो प्रोपेन का यहाँ पर आप देख सकते हैं संरचना सूत्र यहाँ पर लिखा हुआ है प्रोपेन का। पहला देखिए CH2 ठीक है, और Cl, इसमें भी है Cl, इसमें भी है सेम, इसमें भी है, तो ये सारे के सारे प्रोपेन के हैं, आप इसको देख लेंगे। क्वेश्चन 19 देखिए, फ्रियॉन 12 DDT, ध्यान से, फ्रियॉन 12 और DDT कह रहा है। ये जो बार बार फ्रेम रेट का प्रॉब्लम है ना, ये मोबाइल से ही शूट होता है, इसके लिए माफ़ी चाहेंगे, दिक्कत होता है। लैपटॉप वगैरह नहीं है, इसके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत है, तो आप लोग बस ऐसे एडजस्ट करना कोशिश करेंगे धीरे धीरे।
क्योंकि देखिए यूट्यूब से अगर देखा जाए तो पिछले 4-5 साल से यूट्यूब पर काम कर रहे हैं, कोई भी इनकम नहीं है, एक पैसा भी जिसको बोलते हैं ना वो भी इनकम नहीं है। तो इसीलिए बस अपना बस लगे रहते हैं पैशन के थ्रू, बाकी तो अपना फल वो ऊपर वाला देख रहा है। तो कह रहा है इसीलिए थोड़ा सा दिक्कत है, और मोबाइल से ही काम चलता है, सब कुछ एडिटिंग अपलोडिंग सब कुछ इसी से होता है। तो खैर चलिए, इसलिए बार बार दिक्कत हो रहा है आपका फ्रेम रेट वगैरह में। कहता है फ्रियोन 12 DDT कार्बन टेट्राक्लोराइड एवं आयोडोफॉर्म के उपयोग लिखे, सारे के उपयोग है। तो फ्यूजन 12 का इसका उपयोग निम्न कार्यों में किया जाता है। तो कौन कौन कार्यों में देख लीजिए यहाँ पर। पहला कार्य यहाँ पर देख लीजिएगा, टूल्स मेरा फिर से गायब हो गया था अगेन, चलिए इसको लिया आ गया। तो कहता है क्या है, देखिए फ्यूजन 12 का यूज़ रेफ्रिजरेटर एवं एयर कंडीशनर में शीत कारक के रूप में होता है। ठीक है, पता ही आपको। दाढ़ी बनाने की क्रीम में, कीटनाशक आदि में किया जाता है फ्यूजन 12 का। DDT का इसका उपयोग कीटनाशक के रूप में किया जाता है। इसके उपयोग के कारण मलेरिया भारत में लगभग खत्म हो चुका है, लेकिन कुछ विकसित देशों में इसके उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। हाँ, ये जितना अच्छा है दोनों उतना ही हानिकारक भी है। ठीक है, आगे देखिएगा। कार्बन टेट्राक्लोराइड इसका उपयोग तेल, वसा, रेजिन आदि के लिए विलायक के रूप में किया जाता है। पायरीन के नाम से इसका उपयोग आग में रोकने में किया जाता है। ठीक है, तो ये तीनों का हमारा जो उपयोग था बता दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट है, इसका उपयोग क्लोरोफॉर्म बनाया तथा औषधि के निर्माण में किया जाता है। आयोडोफॉर्म घाव के ड्रेसिंग में इसका उपयोग भी किया जाता है। तो ये भी आयोडोफॉर्म वगैरह का यूज़ आपका जो हमारा सारे का उपयोग, क्वेश्चन आपसे पूछा था कि फ्यूजन 12 DDT कार्बन टेट्राक्लोराइड एवं आयोडोफॉर्म, तो सभी का मैंने उपयोग आपको बता दिया। तो ये थे हमारे 19 क्वेश्चन। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन को फिनिश करते हैं। कहता है लगभग समान आवनिक द्रव्यमान वाले हाइड्रोकार्बन की अपेक्षा अल्कोहल जल में अधिक क्ले होता है, क्यों? व्याख्या कीजिए। तो ऐसा इसलिए कि इसका आंसर आप जब देखोगे तो अल्कोहल जल के साथ हाइड्रोजन बंध बनाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है और जल के अणुओं के बीच बने हाइड्रोजन बंध को तोड़ देता है, इसीलिए वे जल में विलय होते हैं। हाइड्रोजन कार्बन ऐसे करने में सक्षम नहीं होते, इसलिए वे जल में अविलय होते हैं। ठीक है, जो कि यहाँ पर उसका आप रिएक्शन भी देख सकते हो, उसका बनाना चाहो तो बना सकते। कह रहा है, और ध्यान से वीडियो पर आ चुके हो पूरा देखना, पूरा वॉच करके ही जाना। उन सभी ईंधनों के IUPAC नाम एवं संरचना सूत्र लिखे जिनका अनुसूत्र CH410O होता है। सभी के IUPAC नेम और संरचना सूत्र लिखना है। तो मेरे प्यारे दोस्त, सभी में ज़्यादा से ज़्यादा 3 होता है, तो आप तीनों को लिख देना। CH3O CH2 CH3 मिथॉक्सी प्रोपेन CH3.CH2 × O × CH2 CH3 इथॉक्सी इथेन। ठीक है, तीसरा CH3CH CH3 2 मिथॉक्सी प्रोपेन OCH3। चलिए मेरे प्यारे दोस्त, आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। आप दो पेंटेनॉन में कैसे विभेद करेंगे? दो पेंटेनॉन में आप कैसे विभेद कर सकते हैं? तो देखिए, 2 पेंटेनॉन आयोडोफॉर्म परीक्षण देता है जबकि 3 पेंटेनॉन यह परीक्षण नहीं देता है। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर आप उसका समीकरण भी देख सकते हैं मेरे प्यारे दोस्त। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। कहता है बिना अवकारक का उपयोग किए आप फॉर्मल्डिहाइड से मेथनॉल कैसे बनाएंगे? बिना अवकारक का यूज किए, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्त, BBI क्वेश्चन है। चलिए, कहता है कैनिजारो अभिक्रिया के द्वारा, हम लोग बिना अभिकारक तो कैनिजारो अभिक्रिया, कैनिजारो आप पढ़े होंगे, कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो अभिक्रिया के द्वारा फॉर्मल्डिहाइड की अभिक्रिया सांद्र 50% NaOH विलयन के साथ कराने पर मेथनॉल बनता है। NaOH अवकारक नहीं है। ठीक है, किसके द्वारा? तो कैनिजारो रिएक्शन के द्वारा आप बना सकते हो। तो 2HCHO NaOH 50%, तो बनेगा मेथनॉल प्लस HCONA। चलिए मेरे प्यारे दोस्त, क्वेश्चन 24 की तरफ। कहता है मेथनोइक अम्ल यानी कि मेथनोइक एसिड के एक ऐसे गुण का उल्लेख समीकरण के साथ करें। समीकरण देना है इसमें, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें यह इथेनॉल अम्ल से भिन्नता दिखलाता है। तो मेरे प्यारे दोस्त, मेथनोइक अम्ल अवकारक के ऐसा व्यवहार करता है, यह अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट के गुलाबी रंग के विलयन को रंगहीन कर देता है, जबकि इथेनॉल अम्ल ऐसा नहीं करता है। याद रखेंगे। आगे कहता है इसका समीकरण 5HCOOH + 2KMnO4 + 3H2SO4 K2SO4 + 2MnSO4 + H2O + 5CO2। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, आते हैं क्वेश्चन 25 की तरफ। प्रोपाइल एमीन का
क्वथनांक ट्राइमिथाइल से अधिक होता है जबकि दोनों का द्रव्यमान बराबर है, कारण बताएं। क्यों ऐसा होता है मेरे प्यारे दोस्त? तो ऐसा इसलिए होता है ना कि एन प्रोपाइल अमीन, देखिए एन प्रोपाइल अमीन CH3 CH2 CH2 NH2 में एन परमाणु पर 2 हाइड्रोजन परमाणु है। देख लो एन परमाणु पर 2 हाइड्रोजन है, एन पर यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे प्यारे दोस्त 2 हाइड्रोजन है, ठीक है। इसीलिए इनमें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन जो बॉन्ड होता है वो पाया जाता है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, जिसके कारण इसका क्वथनांक बढ़ जाता है। ट्राइमिथाइल अमीन CH3 का होल 3N एक टर्शियरी अमीन है और इनमें N परमाणु पर हाइड्रोजन परमाणु नहीं है, अतः इसमें हाइड्रोजन बंधन नहीं पाया जाता है, इसलिए इसका क्वथनांक एक प्रोपाइल अमीन से कम होता है मेरे प्यारे दोस्त। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, आपको रिएक्शन को कंप्लीट करना है, ठीक है। ध्यान से 4 रिएक्शन दिया हुआ है, निम्न अभिक्रियाओं में A, B और C की पहचान करें। चलिए तो कहता है CH3 CH2L, A आपका क्या होगा, B आपका क्या होगा, C आपका क्या होगा, ठीक है। आंशिक जल उपघटन में तो NaCN है, दूसरा OH माइनस और NaOH प्लस Br2, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जब आप PDF लोगे तो इसको जरूर से जरूर देख लेंगे। और इस तरीके का क्वेश्चन के लिए मैंने वादा किया है कि आपका एक स्पेशल वीडियो आने वाला है जिसमें कि टोटल 50 क्वेश्चन IPSC नेम के साथ भी मैं उसको इंक्लूड करूंगा। चलिए क्वेश्चन में आते हैं 27 की तरफ। मेरे प्यारे दोस्त कहता है ग्लाइसिन ज्यूटरीन के रूप में रहता है जबकि O एवं P एमिनोबेजोइक अम्ल नहीं है, व्याख्या करें ऐसा क्यों होता है। देखिए O एवं P में एमिनोबोंजोइक अम्ल में NH2 पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन की निर्जन जोड़ी बेंजीन वलय की ओर खिसकता है, बेंजीन जो होता है ना उसकी तरफ खिसक जाता है, क्या, इलेक्ट्रॉन का जो जोड़ी है उसका। इसके कारण COOH का अम्लीय प्रकृति और NH2 की भस्मीय प्रकृति में कमी होती है, ठीक है। इसीलिए निर्बल अम्लीय मूलक COOH प्लस आयन को निर्बल भस्मीय मूलक NH2 को स्थानांतरित नहीं कर पाता है, अतः O एवं P एमिनो बेंजोइक अम्ल ज्यूटरीन के रूप में नहीं रहता है, ठीक है मेरे प्यारे दोस्त। ऐसा इसलिए कारण होता है क्यों। चलिए क्वेश्चन नंबर 28, न्यूक्लियोसाइड से आप क्या समझते हैं? RNA के 4 कार्यों का उल्लेख करें। रट्टा मार के जाइएगा, रट्टा मार के जाइएगा, 2023 में एग्जाम जब भी दोगे BBI RNA DNA का ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। न्यूक्लियोसाइड जब मैंने एग्जाम दिया था तो सेम क्वेश्चन यही था, सेम टू सेम क्वेश्चन यही था, न्यूक्लियोसाइड और RNA के 4 कार्यों का उल्लेख करें। तो देखिए न्यूक्लियोसाइड में न्यूक्लिक एसिड के केवल 2 मूल अवयव पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनियस बेस होता है, हम लोग को मालूम है, ठीक है। चलिए RNA के 4 प्रमुख कार्य क्या होता है? तो देखिए RNA प्रोटीन के संश्लेषण को नियंत्रित करता है या उत्प्रेरक के ऐसा कार्य करता है, या कभी कभी RNA और DNA संश्लेषित करता है। नेक्स्ट, कुछ वायरस में यह हेरिडेटरी अवयव भी होता है। तो मेरे प्यारे दोस्त ये था क्वेश्चन नंबर 29, प्रोटीन का डेंटूरेशन क्या है? प्रोटीन का डेंटूरेशन आपको बताना है। तो मेरे प्यारे दोस्त प्रोटीन के घुलनशील रूप जैसे ग्लोबुलर प्रोटीन को जब गर्म किया जाता है या खनिज अम्ल क्षार आदि के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो प्रोटीन का स्कंद या अवक्षेपण होता है। यह प्रोटीन के जैविक सक्रियता को समाप्त कर देता है, इसे प्रोटीन का डेन्यूट्रेशन कहते हैं। जब जैविक क्षमता को समाप्त कर दिया जाएगा प्रोटीन का, किसी भी घुलने वाले प्रोटीन को, तो उसको हम लोग डेन्यूट्रेशन कहते हैं प्रोटीन का, ठीक है। उदाहरण के तौर पर दूध को जब नींबू के रस के साथ गर्म किया जाता है तो पनीर बन जाता है, फाड़ दिया जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्त आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। बहुलक पॉलीमर तथा एकलक मोनोमर क्या है? यानी कि पॉलीमर तथा मोनोमर क्या है, एक इंपॉर्टेंट और BBI दोनों में डिफरेंस भी आपसे पूछ सकता है। तो पॉलीमर अनेक छोटे छोटे सरल अणुओं समान या भिन्न के नियमित तरीके से परस्पर संयुक्त होने से जो वृहत अणु बनता है उसे बहुलक कहते हैं, जैसे पॉलीथीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, नाइलॉन 66 इत्यादि। तो मेरे प्यारे दोस्त अभी फिर से जो आपने देखा होगा बीच में जो प्लीज़ ओपन द डोर, ये मेरे घर का मेन बेल है, तो कोई होंगे बाहर तो उसका आपको साउंड मिला होगा, इसके लिए माफ़ी चाहेंगे। आगे कंटिन्यू करते हैं। तो ये हमारा था पॉलीमर। नेक्स्ट है हमारा मोनोमर। मोनोमर छोटे छोटे सरल अणु जिनसे बहुलक का निर्माण होता है एकलक कहलाता है, जैसे इथीन, मिथाइल क्लोराइड इत्यादि एकलक के उदाहरण हैं। तो ये सारे के सारे मेरे प्यारे दोस्त, और ये जो 30 क्वेश्चन नंबर है ना, ये पिछली वीडियो में मैंने कवर अप करा दिया था,
मुझे याद है, आप वीडियो अगर नहीं देखो तो देख लेना, आपको मिल जाएगा। और पूरा जून का एक मैराथन वीडियो, पूरा जून मंथ का एक मैराथन वीडियो आने वाला है, जिसमें कि पूरा फिजिक्स, पूरा केमिस्ट्री, पूरा का पूरा बायोलॉजी कवर अप होगा एक ही वीडियो में। पूरा मैराथन वीडियो जून में जितने भी मैंने कराया है सबको एक ही वीडियो में ऐसे मैं कवर अप कराने वाला हूँ, ठीक है। चलिए, कहता है प्राकृतिक एवं संश्लेषित बहुलक क्या है? नेचुरल पॉलीमर और आर्टिफिशियल पॉलीमर क्या है? दोनों के दो दो उदाहरण दीजिए। तो कहता है नेचुरल पॉलीमर यानी कि प्राकृतिक पॉलीमर, नेचुरल पॉलीमर, प्राकृतिक पॉलीमर। अगर किसी को इंग्लिश में डाउट हो तो वो हिंदी देख लो, किसी को हिंदी में डाउट हो तो इंग्लिश देख लो। तो प्राकृतिक बहुलक उच्च आणविक द्रव्यमान वाले वृहत अणु हैं जो पेड़ पौधे एवं जानवरों में पाए जाते हैं। उदाहरण के तौर पर रबर, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड इत्यादि, ठीक है। संश्लेषित बहुलक सिंथेटिक पॉलीमर क्या होता है? तो देखिए, संश्लेषित बहुलक कृत्रिम रूप से बनाए गए उच्च द्रव्यमान वाले बृहत अणु हैं, जैसे कि प्लास्टिक संश्लेषित कर रबर इत्यादि संश्लेषित बहुलक की श्रेणी में आते हैं। उनके दो विशिष्ट उदाहरण हैं। दो कौन कौन? तो डैक्रोन, पॉलीथीन, बेकेलाइट और इत्यादि। बेकेलाइट को याद रखना, बहुत बार पूछता है आपका किसका एग्जाम्पल है। चलिए, क्वेश्चन 32, होमोपॉलीमर और कोपॉलीमर में क्या अंतर है? ये भी एक VVI क्वेश्चन है, इसको रट्टा मारना ही मारना है। तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप कहीं भी उठाकर देखना मिलेगा। होमोपॉलीमर, जब एक ही मोनोमर के कई अणु मिलकर बहुलक का निर्माण करते हैं तो वैसे बहुलक को होमोपॉलीमर कहते हैं। उदाहरणार्थ पॉलीथीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड और टेफ्लॉन इत्यादि, ठीक है। टेफ्लॉन कोटिंग भी सुने होंगे। नेक्स्ट, कोपॉलीमर क्या होता है? इसी में जब दो भिन्न मोनोमर के आपस में संयुक्त होने पर पॉलीमर बनता है तो वैसे पॉली को कोपॉलीमर कहते हैं। उदाहरण के तौर पर ब्यूना एस, रबर, बेकेलाइट, नायलॉन 66 इत्यादि। नायलॉन 66 का आपसे ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि कौन सा पॉलीमर है, तो कोपॉलीमर याद रखेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 33 देख चुके, सॉरी 32 देख चुके। 33 क्या कहता है देखिएगा। टेफ्लॉन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, बेकेलाइट के निर्माण में प्रयुक्त एकलक का नाम लिखे। अभी ऊपर मैंने बता दिया, जो इसमें एकलक का यूज होता है ना, टेफ्लॉन में निर्माण के लिए टेट्राफ्लोरोइथीन का यूज होता है। अगर आप ऐसे टेफ्लॉन बनाते हो तो टेट्राफ्लोरोइथीन का यूज होगा टेफ्लॉन में। CF2, ठीक है, मोनोमर का उपयोग होता है। उसी तरीके से पॉलीविनाइल क्लोराइड में आपका विनाइल क्लोराइड का इस्तेमाल होता है, ठीक है। उसी तरीके से बेकेलाइट में आपका मोनोमर जो होता है फिनॉल तथा फॉर्मल्डिहाइड का यूज होता है। चलिए, आते हैं क्वेश्चन 34 की तरफ। संरचना के आधार पर बहुलक का वर्गीकरण कैसे किया जाता है? एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर एग्जाम 10 बार में होगा तो 10 बार में से ये सब 6 से 8 बार क्वेश्चन आपको ये पूछा जाता है। चलिए, तो कहता है संरचना के आधार पर बहुलक का वर्गीकरण कैसे किया जाता है? तो संरचना के आधार पर बहुलक का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जाता है। तो क्या क्या करते हैं वो देखो यहाँ पर। पहला, एक रैखिक बहुलक, उदाहरणार्थ के तौर पर पॉलीथीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड इत्यादि। दूसरा, शाखा श्रृंखला वाला बहुलक, उदाहरण के तौर पर पॉलीस्टीरीन। तीसरा, क्रॉस लिंक्ड बहुलक, उदाहरण के तौर पर बेकेलाइट और मेमेमाइल। तो ये सारे के सारे 3 श्रृंखलाओं में आपका ये बनता है। और जो अभी नीचे देख रहे हो ना, ब्यूना N और ब्यूना S में क्या अंतर है? रट्टा मार के जाना, ये आपका 200 बार पूछता है। 2020 में पूछा, 2021 में भी पूछा है, 2022 में भी शायद नहीं था, लेकिन 2023 में ये होने का चांसेस बहुत है। ब्यूना N और ब्यूना S में क्या अंतर है? एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2023 एग्जाम बोर्ड के लिए। तो ब्यूना N 1,3-ब्यूटाइन एवं इक्राइल नाइट्राइल का कोपॉलीमर है, जबकि ब्यूना S1 3-ब्यूटाइन और एस्ट्राइन का कोपॉलीमर है। तो इसको रट्टा मार के जाएंगे। 36 आपके एग्जाम पर नायलॉन 66 और नायलॉन 6 में क्रमशः 66 और 6 में क्यों लिखा जाता है? एक इंपॉर्टेंट और बहुत इंपॉर्टेंट आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्त, स्किप मत कीजिएगा। कहता है नायलॉन 6 एक ही प्रकार के मोनोमर कैप्रोलैक्टम के संघनन बहुलीकरण के फलस्वरूप बनता है। कैप्रोलैक्टम में 6 कार्बन परमाणु होते हैं, इसीलिए नायलॉन में 6 का प्रयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि परमाणु 6 कार्बन 6, तो नायलॉन में भी 6 का यूज किया जाता है। नायलॉन 6 में 2 भिन्न मोनोमर एटीपिक अम्ल और हेक्सामिथिलीन एडमीन डाइमीन के संघनन बहुलीकरण के कारण बनता है। दोनों मोनोमर में 6 कार्बन परमाणु होते हैं, इसलिए नायलॉन में 6 और 66 का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो समझ गए कि ऐसा क्यों होता है, दोनों में 6 का प्रयोग क्यों होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, भूलिएगा नहीं। क्वेश्चन 37,
एक ऐसे पदार्थ का नाम लिखे जो एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट दोनों में कार्य आता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट के जितने क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है। फेनॉल, इसका 0.2% जलीय विलयन, फेनॉल इसका 0.2% जलीय विलयन एंटीसेप्टिक का कार्य करता है, जबकि 1% आपका डिसइंफेक्टेंट का कार्य करता है फेनॉल, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 38, साबुन की अपेक्षा संश्लेषित डिटर्जेंट बेहतर कैसे होता है? साबुन के कंपेरिजन में आपका डिटर्जेंट बेहतर कैसे होता है घुलने की क्षमता में? तो कहता है साबुन का उपयोग जब खारा जल में किया जाता है तो यह दही के समान अवक्षेप बनता है जो पपड़ी के रूप में अलग हो जाता है, अतः साबुन का उपयोग वस्तुओं को साफ करने में अक्षम होता है। संश्लेषित डिटर्जेंट खारा जल में झाग उत्पन्न करता है और वस्तुओं को साफ करने में सक्षम होता है, अतः सिंथेटिक डिटर्जेंट बेहतर है। समझ गए? साबुन आप देखोगे झाग उत्पन्न नहीं करता है, लेकिन ऐसे आपका डिटर्जेंट कर देता है, इसलिए साफ भी आराम से डिटर्जेंट करता है, साबुन नहीं। तो कपड़े हम लोग धोते हैं डिटर्जेंट से, ना कि साबुन से। हाँ, शरीर हम लोग धोते हैं साबुन से भी डिटर्जेंट से। नीचे कमेंट करना आप लोग किससे धोते हो, मैं तो भाई सबसे धो लिया था। चलिए आगे कहता है क्वेश्चन नंबर जो 39 है, हाइपरटेंशन, मलेरिया एवं दर्द के इलाज में प्रयुक्त एल्कोलाइड का नाम लिखें। हाइपरटेंशन में आपका रिस्पर्सन यूज होता है, याद रखिएगा। चलिए, हाइपरटेंशन के इलाज में रेस्परीन का प्रयोग किया जाता है, मलेरिया के इलाज में क्यूनिन का यूज़ किया जाता है और दर्द निवारक के रूप में मॉर्फिन का यूज़ किया जाता है। तो यार तीनों के तीनों समझ गए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ, जो कि लास्ट है, और लास्ट क्वेश्चन निकल गया आपका बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए। 40 नंबर कि आपका एंटीबायोटिक क्या है। सबसे पहले खोजेगा एंटीबायोटिक का नाम लिखे। एंटीबायोटिक क्या होता है तो ध्यान से सुनना मेरे प्यारे दोस्त। एंटीबायोटिक वो रासायनिक पदार्थ है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के मेटाबॉलिक प्रोसेस में प्रवेश कर उन्हें मार देता है या उनके वृद्धि को रोक देता है। पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है, खोज सबसे पहले हुई थी। एंटीबायोटिक एक आपका रासायनिक पदार्थ है, ठीक है, केमिकल आपका सब्सटेंस है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के मेटाबॉलिक प्रोसेस को क्या करता है, प्रवेश कर उन्हें मार देता है और या तो उनकी वृद्धि को रोक देता है। और सबसे पहला जो एंटीबायोटिक था वो पेनिसिलिन था, ठीक है, जिसकी खोज हुई थी। तो मेरे प्यारे दोस्त यही थे हमारे सेक्शन डी के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आप खुद से इन सभी क्वेश्चन को मैंने जो अभी डिस्कस किया ना, आप कहीं से सर्च करके देख लेना, ये सारे क्वेश्चन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको मालूम चल जाएगा। और 2023 बोर्ड एग्जाम्स में अगर आप एग्जाम देने वाले हो तो देखना ये सारे क्वेश्चन में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। और मैंने बताया ना, रोज़ का 5 क्वेश्चन भी याद कर गए, मैं तो 10 कराता हूँ, 5 क्वेश्चन भी याद कर गए तो 900 क्वेश्चन होंगे आपके पास मेरे प्यारे दोस्त। और 900 में से क्या आपके पास सिर्फ 4 क्वेश्चन लिखने का पावर नहीं होगा, एकदम होगा, बशर्ते कि 900 क्वेश्चन आप रेगुलर बेसिस पे पढ़ो। तो अब लास्ट एग्जाम का समय आएगा, सोचोगे कि पढ़ लेते, ये पढ़ ले वो पढ़ ले, चाट जाए, तो नहीं। 70 में 70 स्कोर करना है तो ये तो आपको शुरुआत से ही करना पड़ेगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बायोलॉजी की क्लास आपकी खत्म हो गई, अब सुबह में मिलेंगे 10 बजे के आसपास, जो कि फिजिक्स का आपका चलने वाला है क्लास, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आपको आज का, जो कि आज 25 जून है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में कोई भी दिक्कत नहीं हुआ हो। कोई डाउट हो तो कमेंट करके बताइएगा। 26 जून को फिर से हम लोग मिलेंगे आपको सुबह 10 बजे से लेकर के रात के 10 बजे तक आपको वीडियोस मिलती रहेंगी, जिसमें कि आपको बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स के सारे क्वेश्चन निरंतर कराए जाएंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और ऐसी वीडियोस पाने के लिए जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। आशा करते हैं वीडियो पसंद आएगा। आपका हमारे वीडियो पर अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो का PDF आप कहीं से भी ले सकते हो, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सअप, फेसबुक, कहीं से भी। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। एग्जाम की तैयारी अपना करते रहिए, पढ़ते रहिए।